हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम यूपी टेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर एक बैच चलाया जा रहा है आपके लिए, जिसका नाम है अग्नि परीक्षा बैच। और यह बैच हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस बैच में मैं आपको पढ़ाती हूँ संस्कृत विषय को, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है संधि प्रकरण, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि को। किसको पढ़ रहे हैं? स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। इसमें पिछली क्लास में मैंने आपको दीर्घ संधि करा दी है, दीर्घ संधि को करा दिया है। और आज की क्लास में हम करेंगे गुण संधि को। किसको करेंगे? आज की क्लास में हम क्या करेंगे? तो आज की क्लास में हम गुण संधि को करेंगे। ठीक है, गुण संधि को करेंगे। और उसके जो अपवाद हैं उनको भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था दीर्घ संधि को। यह जो प्रकार है, यह जो संधि के प्रकार है वो सभी स्वर संधि की हैं। किसके हैं? स्वर संधि के हम प्रकारों के अंतर्गत इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्वर संधि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्वर संधि में गुण संधि को। किसको? स्वर संधि में हम पढ़ेंगे गुण संधि को। ठीक है, तो मेरा क्लास, ठीक है, तो आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 6 है और क्लास नंबर 12 है। और मेरी क्लास शाम को 3 बजे होती है। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर जाकर वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, जिससे आपको सभी क्लास नोट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। आज हम पढ़ेंगे गुण संधि को। आज हम किसको पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे गुण संधि को। तो इसको पढ़ने से पहले हम आपको अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुण संधि को। किसको पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे गुण संधि को। किसको पढ़ेंगे? गुण संधि को पढ़ेंगे, जिसमें गुण संधि का सूत्र क्या होता है? तो गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा। क्या होता है? आद गुणा। ठीक है, और एक और सूत्र होता है, तो वो क्या होता है? आदेड़ गुणा। आदेंग गुणा। ठीक है, तो ये क्या होता है? यह सूत्र होता है गुण संधि का। क्या होता है? गुण संधि का यह सूत्र होता है आद गुणा और अदेड़ गुणा। ठीक है, तो जो आद गुणा है वो क्या है? तो ये है संधि सूत्र। ठीक है, ये है संधि सूत्र। और ये क्या है? अदेड़ गुणा। तो ये है संज्ञा सूत्र। मैंने आपको जब संज्ञा पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि संज्ञा सूत्र क्या होता है गुण संधि का, या गुण संज्ञा का सूत्र क्या होता है? तो अदेंग गुणा। क्या होता है? अदेंग गुणा। ठीक है, और संधि का क्या होता है? तो होता है आंध गुणा। ठीक है, तो अब पाणिनि ने यहाँ पर 2 सूत्र क्यों दिए, तो इसका हम मतलब को समझते हैं। दीर्घ संधि का आपने पढ़ाई था कि क्या सूत्र था? कि अका सवर्ण दीर्घ। तो इसी प्रकार से पाणिनि महोदय ने गुण संधि के 2 सूत्र दिए, आद गुणा, अदेंग गुणा। ठीक है, ये क्यों दिए हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो आद गुणा यानी कि, ठीक है, इसको हम विघटित करते हैं, यानी कि इसका विच्छेद करेंगे तो किस में टूटेगा? ये टूटेगा आंत, यानी कि आ होता है आ और बड़ा आ। ठीक है, आत का मतलब क्या होता है? आ या फिर बड़ा आ। ठीक है, और अदेंग गुणा का मतलब क्या होगा? ठीक है, तो अदेंग गुणा का सूत्र क्या है? तो अदेंग गुणा का सूत्र है अत एंग। क्या है? अत एंग। क्या है? अत एंग। तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? तो इसमें है आ, ए, ओ। क्या है? तो इसमें है आ, ए और ओ। ठीक है, अब इन 3 वर्णों की क्या होती है? इनकी गुण संज्ञा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? तो इनकी
गुण संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। इन तीनों वर्णों की क्या मानी जाती है? तो इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा मानी जाती है। ठीक है, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आ ए ओ किसका सूत्र है, तो आपको बताना होगा कि जो वर्ण हैं वो गुण संज्ञा के वर्ण हैं। क्या है? ये गुण संज्ञा के वर्ण हैं और ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये सूत्र जो है वो इम्पॉर्टेंट सूत्र है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया गुण संधि का सूत्र क्या होता है। आद गुणा क्या है? आद गुणा, जिसका मतलब होता है आत, जिसमें आ और आ आते हैं। ठीक है, अदेंग गुणा जो संज्ञा सूत्र होता है और ये अत और एंग से मिलकर बनता है। और आ ए ओ ये गुण संज्ञा को प्रदर्शित करता है। किसको करता है? ये गुण संज्ञा को प्रदर्शित करता है, जिसमें आपको पता होगा कि जो ए है, जिसमें आपको पता होगा कि जो ए है वो किससे बना है? तो ये बना है आ और ई से। किससे मिलकर बना है? आ और ई से। और ओ का निर्माण किससे हुआ है? तो ओ का निर्माण हुआ है आ और ऊ से मिलकर क्या बनता है? ओ बनता है। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब हम इसकी परिभाषा को देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ठीक है, इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ठीक है, क्या होगी इसकी परिभाषा? तो इसकी परिभाषा होगी आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या होगा? ए का निर्माण होगा। इसी प्रकार से आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, और जब आ या आ के बाद री आए या फिर बड़ा री आए तब क्या बनेगा? तब बनेगा अर। तब क्या होगा? तब होता है अर। और इसी प्रकार से यदि आ या आ के साथ में लिर हो, क्या हो? लिर हो, तब क्या होता है? तब ये अल हो जाता है। तब क्या होता है? तब ये अल हो जाता है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी संधि के ही सूत्र हैं, जिसको आपको याद करना है। और ये एक पहचान होती है। ये क्या होती है? एक प्रकार से इनकी पहचान होती है गुण संधि की। किसकी? गुण संधि की एक प्रकार से ये पहचान होती है कि जब आ और ई मिले तो ए बने। ठीक है, इसमें कौन सी मात्रा आएगी? तो इसमें मात्रा आएगी कुछ इस प्रकार से, ओ की मात्रा में ऐसे आएगी। ठीक है, और ये इसमें अर और लिर। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? अर और लिर आते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, इनकी पहचान आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब गुण संधि आए तब क्या करना है? आ और ई मिलकर ए बनते हैं। आ और ऊ मिलकर ओ का निर्माण होता है। आ और री से अर का निर्माण होता है। और आ और लिर मिलकर अल का निर्माण करते हैं। इसकी ये पहचान होती है। और यहीं पर कौन सी संधि होती है? तो यहीं पर, ठीक है, तो यहीं पे क्या होती है? यहीं पर ही गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? यहीं पर ही गुण संधि होती है। ये एक प्रकार से क्या है? गुण संधि की पहचान है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम अपनी डेफिनेशन को देखेंगे, इसकी परिभाषा, या फिर इसको समझेंगे जो हम लिख कर लाए हैं उसका हम मतलब को समझेंगे और अच्छे से। ठीक है, अब हम इसके मतलब को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो गुण संधि में इसका सूत्र होता है आद गुणा। ठीक है, क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है आद गुणा, जिसका सूत्रार्थ यानी कि इस सूत्र का अर्थ क्या होता है? तो इस सूत्र का अर्थ होता है जब आ या आ के बाद ह्रस्व या फिर दीर्घ ई उ री और लिर आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर अल हो जाते हैं। जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आ और ई मिलता है तो ए का निर्माण होता है और आ ऊ होते हैं तब ओ बनता है। और जब आ री अर में परिवर्तित होता है और आ और लिर जो होता है वो अल में परिवर्तित होता है। किस में परिवर्तित होता है? तो अल में परिवर्तित होता है।
तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो इस सूत्र का अर्थ को एक बार फिर से देखते हैं, एक बार और समझते हैं। तो इस सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र का अर्थ है कि जब आ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आए, दीर्घ में क्या आए? ई आए, ऊ आए, री और लिर आए, तो दोनों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे सूत्र का अर्थ क्या है। तो सूत्र का अर्थ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसको संक्षेप में क्या कह सकते हैं? तो इसको संक्षेप में कहा जा सकता है कि आत अची। क्या है? आत अची अर्थात गुड़ा। आत अची यानी कि गुण संधि। क्या होगा? गुण संधि। ठीक है, तो आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा कि गुण संधि किसे कहते हैं, और इसके सूत्र का भी मतलब आपको अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अभी गुण संधि जाना। गुण संधि का सूत्र होता है आद गुणा, और इसी से जुड़ा, इसको जोड़कर ही पाणिनि महोदय ने एक और सूत्र दिया जो है अदेंग गुणा, जो संज्ञा सूत्र कहलाता है इसमें। ठीक है, जो क्या कहलाता है? जो संज्ञा सूत्र कहलाता है। इसमें आ ए ओ आते हैं और आद गुणा में आ और आ आते हैं। ठीक है, हमने सूत्र का अर्थ भी समझ लिया और उसके बाद हमने परिभाषा भी इसकी जान ली। ठीक है, जो परिभाषा यहाँ लिखी है, ठीक है, जो परिभाषा यहाँ लिखी है उसका ही मतलब ये है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से बता दिया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे संधि के उदाहरण। क्या देखेंगे? अब हम संधि के उदाहरण को देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम निर्माण करके देख लेते। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे महोत्सव, जैसे महोत्सव क्या होगा? जैसे महोत्सव। ठीक है, तो जब महा और उत्सव यानी कि इसका संधि विच्छेद क्या है महोत्सव का? तो महोत्सव का संधि विच्छेद होता है महा उत्सवा। क्या है? महा उत्सवा। ठीक है, तो जब मह, ठीक है, इसको और हम इसके वर्णों का विच्छेद करेंगे, तब ये हा को हम आ में विच्छेदित कर देंगे, और उत्सव। ठीक है, तो जब आ और ऊ मिलता है तो मैंने आपको क्या बताया था? तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम इसके उदाहरण को और अच्छे से समझेंगे विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो गुण संधि के उदाहरण क्या है? गुण संधि के उदाहरण है, पहला उदाहरण है कि जो संधि विच्छेद दिया है उप इंद्र। क्या है? उप इंद्र। ठीक है, तो जो पा में आ है, जो पा में आ है, पा क्या है? एक व्यंजन शब्द है। पा क्या है? एक व्यंजन शब्द है, जिसमें क्या होता है? जो आ मतलब जो स्वरों से मिलकर बनता है, जो स्वरों से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसको हम और विच्छेदित करेंगे, इसके वर्णों का विच्छेदित करेंगे, तो क्या होगा? उप आ इंद्र। उप आ इंद्र जो मिलकर क्या बनाता है? आ और ई मिलकर क्या बनाता है? आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो उप ए इंद्र यानी कि उपेंद्र। क्या बना? उपेंद्र। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें गुण संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है? तो इसमें गुण संधि निहित है। तो ये रूल जो हो गया, ये नियम जो हो गया, वो हो गया आ और ई का। तो ठीक है, तो आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं? ए का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए उपेंद्र। क्या है? उपेंद्र में गुण संधि निहित है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरा उदाहरण देखेंगे, उदाहरण नंबर 2 कि हित और उपदेश। हित और उपदेश ये क्या है? ये संधि विच्छेद है। ठीक है, किसी संधि का विच्छेद किया गया है। क्या है? हित और उपदेश। ठीक है, अब हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है, अब हम इसके वर्णों का विक्षेपण करेंगे। अब हम इसके वर्ण का विक्षेपण करेंगे तो किस में होगा? ताक में। ता जो है वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, और उपदेशा, और क्या होगा? उपदेशा। और आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं? आ और ऊ मिलकर ए ओ का निर्माण करते हैं। किसका? आ और ऊ किसका निर्माण करते हैं? तो ये ओ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ये ओ का निर्माण करते हैं। तो हित उपदेश मिलकर क्या बनता है? हितो उपदेश। तो इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें भी गुण संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है? तो इसमें भी गुण संधि निहित है। तो मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से अब संधि विच्छेद करना आ गया होगा। पिछली क्लास में मैंने आपको दीर्घ संधि में भी इसी प्रकार से संधि विच्छेद बताया था।
तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। दीर्घ संधि और आज हमारी चल रही है गुण संधि, तो आपको अच्छे से गुण संधि और गुण संधि और दीर्घ संधि की पहचान करना आ गया होगा, ठीक है। जब स्वर और स्वर मिलते हैं तो दीर्घ संधि का निर्माण होता है, और जब आ ई का निर्माण होता है ए से, आ ऊ का निर्माण होता है ओ से, आ और री का निर्माण होता है अर, और आ और लिर से क्या बनता है, तो अल बनता है। तो इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान यही है कि आप अच्छे से इसको समझ लें, ठीक है। इसकी ये पहचान है, इसको आप याद कर लें या फिर इसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब हम उदाहरण दूसरा देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 क्या है, उदाहरण नंबर 3 है देव ऋषि। देव ऋषि क्या है, देवर्षि का संधि विच्छेद। किसका, देवर्षि का संधि विच्छेद क्या है, देव ऋषि, ठीक है। इसको हमने बड़ विच्छेद में किया तो जो वा है उसका आ अलग कर लिया और री, तो आ और री मिलकर क्या बनाते हैं, आ और री मिलकर बनाते हैं अर। मैंने आपको क्या बताया था कि जब आ और री मिलेंगे तो क्या करेंगे, अर का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे, अर का निर्माण करते हैं, ठीक है। आ और री अर का निर्माण करते हैं तो क्या बनेगा, देवर्षि। क्या बनेगा, देवर्षि। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें भी गुण संधि निहित है। कौन सी संधि निहित है, इसमें भी गुण संधि निहित है, ठीक है। अब हम इसका और उदाहरण देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं, जैसे त्वालंकार। क्या है, तव लंकार, ठीक है, तव लंकार, ठीक है, लंकार। तो जब हम ये क्या है, ये इसका संधि विच्छेद है। जब वा का हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो वा और आ में ये परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, वा और आ में ये परिवर्तित हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, लंकार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिर होगा, लिरकार हो जाएगा, ठीक है। तो जब आ और लिर, जब आ, मैंने आपको क्या बताया था सूत्र में, मैंने आपको बताया था कि जब आ और लिर मिलते हैं तो अल का निर्माण करते हैं। किसका, अल का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो आ और लिर मिले तो किसका निर्माण किया, अल का निर्माण किया। तो त्वा अलकार यानी कि त्वालंकार क्या है, तव लंकार क्या है, त्वालंकार, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी संधि है, तो इसमें भी गुण संधि निहित है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हमने यहाँ तक अच्छे से समझ लिया, इसके नियम अच्छे से समझ लिए, ठीक है। तो ये हो गया आ और लिर का, ठीक है। ये किसका उदाहरण हो गया, आ और लिर का हो गया। इससे पहले मैंने आ और ई के देखे थे, आ और ऊ के देखे, और आ और री के देख लिए हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम प्रैक्टिस करेंगे कि गुण संधि जो है उसके प्रमुख उदाहरण जो है उनकी प्रैक्टिस करेंगे कि किस प्रकार से उनका निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे आ और ई मिलकर क्या करते हैं, ए का निर्माण करते हैं। तो इसके हम 2-4 उदाहरण को देख लेते हैं। तो जो आ और ई मिलते हैं, ए का निर्माण करते हैं, जैसे सुर ईशा। क्या है, सुर ईशा। तो ये कैसे परिवर्तित होगा, इसका बड़ विच्छेद करेंगे तो रा आ और ईशा, रा आ और ईशा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सुर रा, ठीक है। रा और ईशा क्या बनाएंगे, तो आ और ई मिलकर क्या करते हैं, तो ए का निर्माण करते हैं। आ और ई मिलकर क्या करते हैं, ए का निर्माण करते हैं, और ये किसमें परिवर्तित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शा। तो ये कैसे बनेगा, तो ये एक ही मात्रा जो है कुछ इस प्रकार से परिवर्तित हो जाती है। तो ठीक है, तो किसका निर्माण हुआ, सुरेशा। क्या होगा, सुरेशा। तो जब सुर और ईशा, सुर और ईशा जिसमें हमने बड़ विच्छेद किया, जो रा है उसका आ हमने निकाल लिया और ई से इसको मेल कराया, तो किसका निर्माण हुआ, ए का निर्माण हुआ, और ए से क्या बना, सुरेशा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें भी गुण संधि निहित है, और इसमें रूल जो लगता है, नियम जो लगता है, वो आ और ई का लगता है। इसी प्रकार से राजा इंद्र से बनता है राजेंद्र, रमा ईशा रमेशा, गढ़ ईशा गणेशा। तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं गणेशा को। तो जब गढ़ आ ईशा मिलते हैं तब क्या होगा, इसका हमने बड़ विक्षेपित कर लिया है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, जब आ और ई मिलते हैं तो ए बनेगा और शा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे बनेगा गणेशा। क्या बनेगा, गणेशा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आ और ई के कुछ उदाहरण। ठीक है, कुछ उदाहरण आ और ई के हो गए। एक आध और देख लेते हैं कि गढ़ ईशा यानी कि गणेशा, महाइंद्र यानी कि महेंद्र, उपा ईशा यानी कि उमेश। क्या है, उमा, उमा ईशा, उमा और ईशा मिलकर क्या बनता है, उमेश का निर्माण होता है। जैसे आ ईशा, आ ईशा, अर्थात आ और ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं, शा। ठीक है, और यानी कि उमेशा। क्या बनेगा, उमेशा। ठीक है, तो ये हमारे नियम जो हो गए उसके कुछ उदाहरण हो गए आ और ई के। आ और ई नियम जो है उसके कुछ
कुछ नियम हमने, इसके कुछ उदाहरण हमने अब देख लिए हैं। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो आपने अभी आ और ई, ठीक है, आ और ई से मिलकर बनता है ए, तो ये नियम के उदाहरण आपने कर लिए हैं। अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे आ और ऊ के नियम के उदाहरण। ठीक है, आ और ऊ से मिलकर क्या बनता है, आ और ऊ से मिलकर क्या बनता है, तो इससे होता है जब आ और ऊ मिलते हैं तब निर्माण होता है ओ का। किसका निर्माण होता है, तब निर्माण होता है ओ का। ठीक है, तो इसके हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण को देख लेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं उनको देख लेंगे और इसी के माध्यम से आप और उदाहरण खुद से बना सकते हैं, इनकी खुद से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो आ और ऊ यानी कि इसका हम पहला उदाहरण देखते हैं कि महा उत्सव क्या है। महा उत्सव से क्या बनता है, महोत्सव। जैसे महा उत्सव, ये क्या है, ये संधि विच्छेद इसका दे रखा है। ठीक है, ये क्या है, ये इसका संधि विच्छेद है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो महा है, महा में हा है तो उसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे। जैसे मह आ उत्सवा। ठीक है, आ उत्सवा। ठीक है, तो जो आ और ऊ मिलते हैं तो किसका निर्माण होगा, ओ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओ का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मह ओ सवा। क्या है, मह ओत्सवा यानी कि महोत्सवा, यानी कि महोत्सवा। ठीक है, तो इसी प्रकार से और देखते हैं इसके उदाहरण। इसी प्रकार से इसके और उदाहरण क्या हैं कि पीन उरु, क्या है, पीन उरु यानी कि पीनोरु। ठीक है, गड़ंगा उर्मी यानी कि गंगोर्मी, क्या है, गंगोर्मी। ठीक है, कैसे होगा, गड़ंगा उर्मी यानी कि गंगा, उर्मी यानी कि गडुंगी, क्या हो जाएगा, गंगोर्मी, क्या है, गंगोर्मिम। ठीक है, इसी प्रकार से सूर्य उदय से क्या निर्माण होगा, सूर्योदय। ठीक है, सूर्य और उदय से मिलकर क्या बनता है, सूर्योदय। और सूर्य और ऊष्मा, सूर्योधमाश्मा, क्या है, सूर्योधमा, क्या है, सूर्योधमा। जब सूर्य, ठीक है, सूर्य में या, ठीक है, तो ये ऊ बन जाएगा और ऊष्मा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सूर्य या और आ, सूर्य आ। ठीक है, और ऊष्मा, तो आ और ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, आ और ऊ मिलकर बनाते हैं ओ। तब क्या हो जाएगा, सूर्योधमा, क्या है, सूर्योधमा यानी कि शा होगा यहाँ पर, ये बनेगा सूर्योशमा, सूर्योशमा। ठीक है, क्या बनेगा, सूर्योशमा। ठीक है, इसी प्रकार से इसके और उदाहरण देखते हैं। अब हमने आ और ऊ का नियम देख लिया कि आ और ऊ से मिलकर बनता है ओ। अब हम देखेंगे आ और री। जब आ और री मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, तब निर्माण होता है और ये क्या होती हैं, ये सभी जो होती हैं वो गुण संधि की पहचान होती हैं। ठीक है, इनके माध्यम से आप गुण संधि की अच्छे से पहचान को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नियम क्या है, आ और री से मिलकर बनता है अर। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे महर्षि, क्या है, महर्षि। तो जब आ और री मिलते हैं तब क्या होता है, अर का निर्माण होता है, यानी कि महर्षि, क्या हो जाएगा, महर्षि, क्या होगा, महर्षि। इसी प्रकार से ग्रीष्म ऋतु, क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु। तो जो माँ में आ है उसको और री को हम जब इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तब क्या बनता है, ग्रीष्मोष, क्या बनता है, ग्रीष्म ऋतु बनता है। क्या बनता है, ग्रीष्म ऋतु बनता है। क्या बनता है, ग्रीष्म ऋतु का निर्माण होता है। इसी प्रकार से वसंत ऋतु यानी कि वसंत ऋतु। ठीक है, वर्षा ऋतु, वर्षतु। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे आपको। ऐसे सप्तऋषि यानी कि सप्तर्षि। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए आ और री के उदाहरण। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे आ और लिर के उदाहरण। ठीक है, ये भी एक नियम है और ये सभी क्या नियम जो हैं, ये सभी नियम इम्पॉर्टेंट नियम हैं। अगर आपको ये पता होंगे तो आप गुण संधि की बहुत अच्छे से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है तव लकार। क्या है, तव लकारा, अर्थात जब तव और लकार ये लिर होगा। ठीक है, यहाँ पर री गायब हो गया है। ठीक है, तो क्या होगा, तव लिकार, तब जब तव, ठीक है, और आ और लिर मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं,
तो ये निर्माण करते हैं अल का। किसका निर्माण करते हैं? अल का निर्माण करते हैं, ठीक है, अल का निर्माण करते हैं। तो इसका उदाहरण है तव लिरकार यानी कि तव लिरकार, ठीक है, मम लिरकार यानी कि मम लिकारा, क्या है? मम लिकारा, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये सभी आपने इसके नियम के उदाहरण को समझ लिया है कि जो नियम है उनके उदाहरणों को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे देखेंगे, अब हमारा क्या आएगा, अब उदाहरण को अच्छे से समझ लिया है कि जो गुण संधि के उदाहरण हैं वो तो आपने अच्छे से समझ लिए हैं, लेकिन अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ होती है तो उसमें अपवाद जरूर होता है। सभी चीज़ें 100% नहीं सही होती, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो गुण संधि है इसके भी कुछ अपवाद हैं, इसके भी कुछ अपवाद हैं जो क्या है, गुण संधि ना होकर क्या होते हैं, वृद्धि संधि बताते हैं, ठीक है। तो जो नियम है, ठीक है, पहले हम इनको नियम को अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अभी आपने क्या पढ़ा, तो अभी आपने गुण संधि को अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है, उसके नियम देख लिए, उसका सूत्र देख लिया, उसका अर्थ जान लिया और उसके उदाहरण को अच्छे से कर लिया है। अब हम गुण संधि के अपवाद को देखेंगे। किसको? गुण संधि के अपवाद को देखेंगे कि कोई भी, ठीक है। तो इसमें जो संधि है, जो गुण संधि है, तो इसके कुछ अपवाद भी हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आपके लिए, ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये इनका ज्ञान होना जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता भी है 100%, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन, कहीं से क्वेश्चन बने या ना बने, इतना क्वेश्चन जो एग्जामिनर है वो गुण संधि से ना पूछकर आपसे उसके अपवाद के बारे में पूछेगा। क्योंकि सब ज़्यादातर क्या करते हैं, एग्जामिनर को पेपर जो है उसको ज़्यादातर कोशिश करते हैं जितना टफ हो सके तो टफ ऐसे ही बनाते हैं। बच्चे सोच लेते हैं गुण संधि को हमने समझ लिया है और हमारा काम चल जाएगा, लेकिन इसके अपवाद पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो क्या देखते हैं, गुणापवाद यानी कि गुण संधि के प्रमुख अपवाद, ठीक है, कौन कौन सा है। पहला वर्तिकांक 1 यानी कि नंबर 1 क्या है, पहला वार्तिक, ठीक है। तो क्या है, वार्तिक 1 यानी कि पहला अपवाद क्या है, तो इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये सूत्र इसका क्या है कि प्रावत्सतर कंबल बसनाणान दशाना मृड़े, क्या है, दशाना मृड़े, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं कि प्रावत्सतरकम कंवल वर्षना वर्षनाड़द दशाना मृड़े, ठीक है। तो ये क्या है, ये इसका सूत्र है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, ये इसका सूत्र है। तो इसको एक बार मेरे साथ साथ पढ़िए कि प्रावासतकर कंबल बसनार्द दशानाम मृड़े, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको पढ़ें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि जो गुण संधि की पहचान क्या है। तो जब अर होता है, अर होता है तो क्या होती है, गुण संधि होती है, और जब आर होता है तब क्या होती है, तब होती है वृद्धि संधि, तब क्या होती है, वृद्धि संधि, ठीक है। तो ये आपको पहचान अच्छे से समझ में आ गई है। अब इस सूत्र को एक बार फिर से पढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं कि क्या है, प्रावत्सतर कंबल बसनाड़ दर्शनाणाम मृड़े, ठीक है। तो इस सूत्र का मतलब होता है कि प्रा का मतलब क्या हो जाएगा, प्रा का मतलब हो जाएगा प्रा, बत्सर का मतलब हो जाएगा बत्सर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, प्रा है, बत्सर है, कंबल है, ठीक है, प्रा है, बत्सर है, कंबल है, बसन है, ठीक है, और क्या है, बसन और ऋण यानी कि ऋण, ठीक है, ऋण और दशनामा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा दशानाम, क्या हो जाएगा, दशनामा मतलब क्या हो जाएगा, दशानाम, ठीक है। इसको एक बार फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दशानाम, क्या हो जाएगा, दशनाम का मतलब क्या होगा, दशानाम, ठीक है, दशानाम, और क्या है, ऋणे, मृड़े यानी कि ऋणे, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि इसमें क्या क्या है, इसमें प्रा है, बत्सर है, कंबल है, वसन बसन, ऋण, दशानाम, ऋणे, ठीक है। तो इसके बारे में अब हम इसको विस्तार पूर्वक जानेंगे, ठीक है, ठीक है। इसको हमने तोड़ के देख लिया है कि प्रा का मतलब प्रा हो जाएगा, बत्सर का मतलब बस्तर होगा, कंबल का कंबल हो जाएगा और बसन का बसन हो जाएगा, बसणान यानी कि ऋण, दशानाम और मृड़े यानी कि ऋणे, ठीक है। तो इसको हमने अच्छे से तोड़ लिया है, ठीक है।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सूत्र का मतलब क्या है? सूत्र का मतलब है कि जब प्रा, बत्सर, कंबल, बसन और ऋण और दशा नाम के बाद अगर ऋण आए, अगर ऋणे आए, क्या आए? अगर ऋणे आए, तब क्या होता है? तब यहाँ पर वृद्धि आर हो जाता है। क्या होता है? तब यहाँ पर वृद्धि आर हो जाता है। क्या होता है? एक बार फिर से लिख देते हैं। तब यहाँ पर क्या होता है कि जो वृद्धि है, वृद्धि संधि जो है वो आर हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि संधि आर हो जाता है। इसकी पहचान आपको पता होगी कि आर का मतलब क्या होता है। आर का मतलब मैंने अभी बताया आपको कि क्या होता है, वृद्धि संधि। आर का मतलब क्या होता है? वृद्धि संधि। ठीक है, और अर का मतलब क्या होगा? तो अर का मतलब क्या होगा? अर का मतलब है गुण संधि। ठीक है, अर का मतलब क्या है? गुण संधि। ठीक है, तो आप समझ गए सूत्र को अच्छे से। ठीक है, इस सूत्र को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जब प्रा, बत्सर, कंबल, बसन, ऋण दशा नाम के साथ ऋणे आए तब वृद्धि आर में ये परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से समझेंगे एक बार। ठीक है, जैसे जैसे पहले हम ले लेते हैं प्रा। ठीक है, प्रा पहले हम ले लेते हैं प्रा ऋणम। ठीक है, क्या होगा? प्रा ऋणम। इसी प्रकार से ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है बत्सर। दूसरा क्या है? बत्सर। बत्सर क्या है? बत्सर। क्या है? बत्सर। इसके बाद क्या हो? ऋणम हो। इसके बाद क्या हो? ऋणम हो। तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या होगा कि जब प्रा में हम क्या करें? हलंत लगा दें और आ और ऋणम हो, और क्या हो? ऋणम हो, और क्या हो? ऋणम हो, तब क्या होता है? आ और री क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि अर होता है। तो पारणी महोदय ने क्या बताया है कि ये अर होता है। लेकिन जो कात्यायन महोदय हैं, उन्होंने इसको क्या बताया है कि ये आर हो जाएगा। ये क्या होगा? ये अर ना होकर ये आर हो जाएगा। अर ना होकर क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर ही वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे प्रा, जैसे क्या निर्माण होगा? प्राणम। क्या होगा? प्राणम। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि अच्छी तरह से कर्जदार। क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो अच्छी तरह से कर्जदार हो, जो अच्छी तरह से कर्जदार हो। ठीक है, कर्जदार होता है। तो इसका मतलब क्या है? प्राणाम का मतलब क्या है? प्राणरम का मतलब है अच्छी तरह से जो कर्जदार हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है वत्सतर ऋणम। क्या है? वत्सतर ऋणम। ठीक है, तो इसको देखते हैं कि जब वत्सतर, वत्सर में जब हम रा का जब हम विच्छेद कर लेते हैं वर्णों का, तो ये ऋणम में परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें भी यही नियम प्रयोग होगा कि जो आ और री मिलते हैं तो अर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए अर। लेकिन ये किसने कहा है? ये कहा है पाणिनि महोदय ने। जबकि कात्यायन महोदय ने क्या कहा है कि ये अर ना होकर, ठीक है, कात्यायन महोदय ने क्या कहा है कि अर ना होकर क्या हो जाता है? आर हो जाता है। ठीक है, ये होता है आर। ठीक है, तो ये किसका निर्माण करेगा? तो इससे क्या बनेगा? वत्स तराणम। क्या है? वत्स तराणम। क्या हो जाएगा? वत्स तराणम। जिसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाता है, ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बछड़े के लिए, इसका अर्थ हो जाएगा बछड़े के लिए कर्ज। क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा कि बछड़े के लिए कर्ज। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा बछड़े के लिए कर्ज, यानी कि वत्स तराणाम का मतलब हो जाएगा बछड़े के लिए कर्ज। तो इसी प्रकार से इसके और प्रकार देखते हैं। तो क्या है? कंबल ऋणम। क्या है? कंबल ऋणम। ठीक है, कंबल और ऋणम। ठीक है, और दूसरा क्या है? तो दूसरा है वसन ऋणम। क्या है? वसन। ठीक है, बसन ऋणम। क्या होगा? बसन ऋणम।
तो इसको भी उसी प्रकार से कर लेंगे, ठीक है, इसको भी उसी के प्रकार से कर लेंगे कि कम्ब ऋणम क्या है, कंबल और ऋणम। तो जब कम्ब कंबल इसमें हमने लिर कर दिया और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें ये हो जाएगा आ, क्या हो जाएगा आ और ऋणम, ठीक है, और क्या हो जाएगा ऋणम। तो जो आ और री मिलकर बनाना चाहिए अर, ये पाणिनि महोदय ने बताया, लेकिन होगा यहाँ पर आर, क्या होगा यहाँ पर होगा आर, और यहाँ होगा अड़म, क्या होगा अड़म, और ये होगा कंबल, क्या होगा कंबल। तो इससे मिलकर क्या बनेगा, तो इससे मिलकर बनेगा कमलाड़म, क्या होगा कमलाड़म, ठीक है, ठीक है। तो इससे मिलकर क्या बना, आर बन गया, और आर से, आर के बाद इसका पूरा संधि क्या बन गया, तो इसका पूरा संधि बन गया कम्बलाड़म, क्या हो जाएगा कम्ब लाड़म, क्या होगा कम्ब लाड़म। तो जिसका मतलब क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा कंबल के लिए कर्ज, ठीक है, इसका अर्थ हो जाएगा कंबल के लिए कर्ज, कंबल के लिए कर्ज, ठीक है, कंबल के लिए कर्ज, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। एक बार इसको फिर से लिख देते हैं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कंबल, कंबल के लिए ऋण, क्या हो जाएगा कंबल के लिए ऋण, ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका दूसरा प्रकार, यानी कि बसन ऋणम, क्या होगा बसन ऋणम। तो ये कैसे होगा, तो ना को हम ना का जो है बड़ विच्छेद कर देंगे, तो क्या होगा बसन, ठीक है, ना का वर्ण विच्छेद करेंगे तो बनेगा बसन धन आ और ऋणम, बसन धन आ धन ऋणम। तो आ और री मिलकर क्या बनाते हैं, अर बनाते हैं, लेकिन कात्यायन महोदय ने कहा ये आ अर ना होकर आर होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अड़म, यहाँ पर हो जाएगा अड़म, ठीक है, और बसन, और क्या होगा बसन, ठीक है। तो इनको मिलाकर क्या बनता है, तो इनको मिलाकर बनता है बसनाड़म, क्या होगा बसनाड़म, क्या होगा बसनाड़म, ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि कपड़े के लिए, बसन का मतलब क्या होता है, बसन का मतलब होते हैं कपड़े, तो यानी कि कपड़े के लिए ऋण, ठीक है, कपड़े के लिए ऋण, ठीक है, क्या होगा कपड़े के लिए ऋण, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए हैं। अब हम आगे देखते हैं, अभी इसके दो प्रकार और बचे हैं, तो वह कौन से हैं, एक है ऋण ऋणम, ऋण ऋणम, ठीक है, क्या होगा ऋण ऋणम, और आखिरी क्या है, आखिरी है दश, क्या है दश ऋणम, दश ऋणम, ठीक है। तो इनका हम अब हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, तो कैसे होगा कि ऋण में जो ड़ा है उसमें हम आ में इसको हम कर देंगे परिवर्तित, कि ऋण आ और ऋणम, ठीक है। तो आ और री मिलकर बनाते हैं अर, तो यहाँ पर अर ना होकर क्या हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा आर, ठीक है, फिर ऋणम, ठीक है, आर हो जाएगा, फिर हो जाएगा अड़म, ठीक है, और ऋण यानी कि कर्ज के लिए कर्ज, इसका मतलब होगा, ठीक है। तो इसका हमने पूरा संधि क्या बनेगा, इसका संधि हो जाएगा ऋणाड़म, क्या होगा ऋणाड़म, जिसका अर्थ होता है कि कर्ज के लिए कर्ज, यानी कि कर्ज पर कर्ज, ठीक है। अर्थ क्या होगा इसका, तो इसका अर्थ होगा कर्ज पर कर्ज, ठीक है, क्या होगा, ऋण का मतलब क्या होता है, कर्ज होता है, तो कर्ज पर कर्ज इसका अर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा है आखिरी दश ऋणम, दश ऋणम में जब हम दश में हम आ, ठीक है, और ऋणम में तोड़ देते हैं इसको हम, तब क्या होगा आ और री मिलकर बनाते हैं आर, क्या बनाते हैं आर, और अड़म और दश, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा दशाणम, दशाणम, ठीक है, दशाणम जोड़ने पर क्या बनेगा, ठीक है,
जोड़ने पर बनेगा दशारणम, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है 10 दुर्गों का देश, ठीक है। इसका अर्थ क्या होगा कि 10 दुर्गों का देश, क्या होगा, 10 दुर्गों का देश, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इसका मतलब समझ में आ गया है कि जो गुण संधि का अपवाद है कि प्रावत्सर कंबल वसनाड़दन दर्शाना मृड़े, यानी कि प्रा वत्सर कमल बसन ऋण दशानाम और ऋणे, इसमें क्या होती है, वृद्धि आर हो जाती है, ठीक है। परीक्षा में आपसे क्या पूछेगा, परीक्षा में कैसे पूछेगा, तो परीक्षा में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, आपसे एग्जाम में कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो दशाणम है इसका संधि विच्छेद क्या है। तो आपको कैसे करना होगा, आपको करना होगा दश ऋणम, ठीक है, दश ऋणम। आप यहाँ पर अर ना करते हुए यहाँ पर क्या होगा, आर में ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। किस में परिवर्तित हो जाएगा, आर में परिवर्तित हो जाएगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से ही इसमें पूछा जाएगा, ठीक है, ठीक है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछेंगे, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है संधि का नाम, संधि का सूत्र और संधि का विच्छेद, ठीक है। यही 3 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर एग्जामिनर टफ करता है तो उनका अपवाद भी पूछता है, अपवाद पूछा भी गया है एक बार, जो वर्तिकांक 3 है वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है अच्छ उड़ी, ठीक है, अच्छ ओहिणी, तो इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, ठीक है, दशराराम में कौन सी संधि है, ठीक है, कौन सी संधि है। जो मैंने आपको अपवाद पढ़ाए हैं तो वो गुण संधि के अपवाद हैं, उनमें गुण संधि ना होकर, उनमें गुण संधि ना होकर क्या होगी, वृद्धि संधि होगी, क्या होगी, वृद्धि संधि, क्योंकि वहां पर री और री अर ना होकर आर बनाते हैं, जो किसका पहचान है, जो वृद्धि संधि का पहचान है, जबकि अर जो होता है वो गुण संधि का पहचान है, क्या है, वो गुण संधि का पहचान है, ठीक है। तो इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं, जो अभी हमने पढ़ा है इसका एक बार अब हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने एक बार स्लाइड फॉर्म में आपको दिखा दिया है कि जो प्रा ऋणम बना, तो प्रा आ ऋणम, तो आ और री अर ना होकर क्या बनते हैं, अर ना होकर आर का निर्माण होता है, पाणिनि महोदय ने अर बताया है, जबकि कात्यायन महोदय ने इसमें मॉडिफाई करके इसको आर में परिवर्तित किया है। और इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें वृद्धि संधि इसमें निहित है, तो ठीक है, प्रा आर यानी कि प्राणम, ठीक है, यानी कि अधिक ऋण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिक ऋण, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा क्या है, दूसरा है बत्सतर, बत्सर ऋणम, यानी कि बत्सर आ ऋणम, आ ऋण का क्या मतलब हो जाएगा, आर में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम जोड़ने पर क्या बनेगा, वत्स तराणाम बनेगा, जिसका अर्थ होता है बछड़े के लिए ऋण, जिसका अर्थ क्या होता है, बछड़े के लिए ऋण। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार क्या था, तीसरा था कि कंबल ऋणम, यानी कि कमला ऋणम, ठीक है, यानी कंबल के लिए ऋण। इसी प्रकार से बसन ऋणम, यानी कि बसना ऋणम, यानी कि वस्त्र के लिए ऋण, ठीक है। आगे देखते हैं ऋण ऋणम, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ऋण का मतलब होता है कर्ज, तो कर्ज पर कर्ज, यानी कि कर्ज के लिए कर्ज या फिर कर्ज पर कर्ज, यानी कि ऋणाऋणम, क्या है, ऋणाऋणम, यानी कि ऋण चुकाने के लिए ऋण या फिर कर्ज पर कर्ज, इसका मतलब होता है, ठीक है। छठा प्रकार है दश ऋणम, ये आखिरी प्रकार है दशा ऋणम, 10 प्रकार के जल का या फिर देशों का दुर्ग, ठीक है, जल का भी कह सकते हैं, देशों का भी दुर्ग कह सकते हैं। दशा ऋणम यानी कि 10 प्रकार के देशों का या दुर्गों का देश, क्या होगा, 10 प्रकार के जल का, देशों का या फिर दुर्गों का देश, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये पहला अपवाद है, ठीक है, वृद्धि संधि का यह है पहला अपवाद मैंने आपको बताया है। इसके अभी 2 अपवाद और बचे हैं, ठीक है, उनको हम करेंगे अगली क्लास में, उनको हम अगली क्लास में करेंगे। उससे पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है, तो इसकी परिभाषा है यदि प्रा बत्सतर कंबल बसन ऋण तथा दश, इन 6 शब्दों के बाद यदि ऋण शब्द आए तो पूर्व पर और पर दोनों के स्थान पर वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या हो जाता है, आर हो जाता है, यानी कि अर के स्थान पर आर
हो जाता है। क्या होता है? अर के स्थान पर आर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसकी परिभाषा से भी अच्छे से समझ में आ गया है कि जो हमने सूत्र लिखवाया उस सूत्र में जैसे प्रा है, बत्स्तर है, कंबल है, बसन है, ऋण है और दश, इन 6 शब्दों के बाद अगर ऋण आए या ऋणम आए तब क्या होगा? इसके पूर्व और पर दोनों के बीच वृद्धि संज्ञक गुण आ जाएगा और अर के स्थान पर आर का प्रयोग किया जाएगा। तब इनमें गुण संधि ना होकर वृद्धि संधि होती है। ठीक है, तो आज हमने, ठीक है, आज की क्लास को अब हम यही ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में हमने गुण संधि को अच्छे से पढ़ा है, गुण संधि को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। इसके कुछ अपवाद, यानी कि अभी तो मैंने एक ही अपवाद कराया है, एक वर्तिकाक यानी कि वार्तिक कराया है। इसके और अपवाद बचे हुए हैं, उसको हम कल की क्लास में करेंगे, उसको हम कल की क्लास में करेंगे। तो कल की क्लास में जो अपवाद बचे हैं, जो अपवाद हैं गुण संधि के, उनको करेंगे और किसको करेंगे? और वृद्धि संधि को भी कर लेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे? वृद्धि संधि को भी करेंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा वृद्धि संधि। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप टारगेट एग्जाम ओनली चैनल पर जाकर, वहाँ सभी क्लासेस की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अग्नि परीक्षा बैच, यूपी टेट अग्नि परीक्षा बैच के नाम से बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं सभी क्लासेस को। उससे मैंने आपको PYQ भी कराए, प्रीवियस ईयर पेपर भी 2 से 3 पेपर कराए हैं। और इसके बाद हमारा चैप्टर वाइज क्लासेस तो चली रही हैं। तो जुड़ना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली से, रोजाना शाम को 3 बजे। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।